नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सृष्टि चौधरी। इस बुलेटिन में आज बात होगी महारैली से महागठबंधन को मिलने वाली मजबूती की, कर्नाटक में फेल हुए ऑपरेशन लोटस की। जानेंगे कि क्या मान मनोबल से बचेगी बीजेपी की सरकार, क्या आरएसएस का गुस्सा पड़ेगा मोदी सरकार पर भारी, और आखिर में बात 10 ईयर चैलेंज पर छिड़ी राजनीतिक चुनौती की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अमित शाह की बीमारी पर फिर बोले कांग्रेस नेता बीके प्रसाद, एम्स से जानकारी मिली शाह को किसी तरह का फ्लू नहीं। कोलकाता में मोदी सरकार पर बरसे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कहा मोदी के नेतृत्व में हर कोई दबाव में जी रहा है, देश कर रहा नए पीएम का इंतजार। रफाल पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को फिर घेरा, ट्वीट कर लिखा 41% महंगे दामों पर खरीदे गए विमान, जेपीसी से करानी चाहिए जांच। मामूली तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 13 अंकों की तेजी के साथ 36,387 पर बंद, निफ्टी 2 अंकों की उछाल के साथ 10,907 पर पहुंचा। और भारत ने ऑस्ट्रेलिया में रचा इतिहास, पहली बार ऑस्ट्रेलिया में जीती सीरीज। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हराकर सीरीज पर 2-1 से जमाया कब्जा। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कल का दिन राजनीतिक मायनों में खास है, क्योंकि कल पश्चिम बंगाल में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की वो एकता दिखेगी जो महागठबंधन को मजबूत करेगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की इन्हीं कोशिशों को कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया है। राहुल गांधी ने ममता को पत्र लिख उनकी जमकर तारीफ की है। कर्नाटक में सीएम कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में पहली बार महागठबंधन की झलक दिखाई दी थी। उसके बाद से ही केंद्र में मोदी विरोधी महामोर्चा तैयार करने की कवायद शुरू हो गई थी, जो महामुकाबले में मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी से लेकर तमाम दलों ने एक मंच से एकजुटता का संदेश दिया। यही तस्वीर 10 सितंबर 2018 को उस वक्त दोबारा सामने आई जब कांग्रेस ने तेल की कीमतों के बहाने विपक्षियों के लिए मंच सजाया। तब भी नेता हाथों में हाथ और विपक्षी साथ का नारा लगाते नजर आए। अब इसी कवायद को और बल देने के लिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी महारैली करने जा रही हैं, जिसमें 19 दलों के नेताओं का जमावड़ा लगेगा। हालांकि इस रैली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी नहीं पहुंचेंगे, लेकिन आज राहुल गांधी ने ममता को पत्र लिखकर उनकी कोशिशों को सराहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा कि बंगाल की जनता हमेशा ही जन विरोधी ताकतों के साथ खड़ी रही है। मोदी सरकार के खिलाफ इस वक्त पूरे देश में आक्रोश है और टीएमसी के इस प्रयास का कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन करती है। ममता को राहुल का साथ क्या मिला कि रैली से पहले ही मोदी सरकार के खिलाफ उनके तेवर तल्ख हो गए। उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि ये रैली भगवा पार्टी के कुशासन के खिलाफ संयुक्त लड़ाई का संकल्प है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर माना जा रहा था कि ममता तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने गैर बीजेपी दलों की एकजुटता की कोशिशें शुरू की, उसके बाद अटकलें हैं कि दीदी भी महागठबंधन की धुरी बन रही कांग्रेस का साथ देंगी। धीरे धीरे महागठबंधन की तस्वीर साफ हो रही है। अब बस इंतजार है तो इस पर मुहर लगने का। तो देखना होगा कि ये साथ कब तक पक्का होता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की महारैली में कल महागठबंधन की झलक दिखाई देगी। सभी दिग्गज एक ही मंच पर होंगे। विपक्षियों का ये साथ मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका हो सकता है। वैसे अभी तो बीजेपी को झटका कर्नाटक में लगा है, क्योंकि एक बार फिर सत्तारूढ़ कांग्रेस जेडीएस गठबंधन ने विधायकों को एकजुट कर बीजेपी को सत्ता में आने का मौका नहीं दिया, जिसके लिए बीजेपी ने साम दाम दंड भेद सब आजमा लिया था। कर्नाटक में सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी ने साल 2008 की तरह फिर से ऑपरेशन लोटस चलाया। कमल खिलाने के लिए हर पैंतरा आजमाया। कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों को अपने पाले में लाने से लेकर अपने विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने के लिए एयरलिफ्ट करवाया। लेकिन सूबे में बीजेपी अपने मंसूबों को पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों ने अपनी ही पार्टी का साथ दिया। हालांकि 2 निर्दलीय विधायकों ने सत्तारूढ़ गठबंधन से समर्थन वापस लेकर झटका जरूर दिया, लेकिन इससे सरकार पर कोई संकट नहीं आया। अब कांग्रेस और जेडीएस अपने सभी विधायकों के साथ जीत का दम भर रही है, जबकि ऑपरेशन लोटस फेल होने के बाद अब बीजेपी ने अपने सभी 104 विधायकों को दिल्ली से बेंगलुरु वापस बुला लिया है। बीजेपी की इस घर वापसी को लेकर ही कांग्रेस ने उन पर तंज कसा है। राज्य कांग्रेस प्रमुख दिनेश गुंडू राव ने कहा कि हम बीजेपी के उन सभी विधायकों का दिल से स्वागत करते हैं जो बीते कुछ दिनों से दिल्ली के पास एक आलीशान होटल में छुट्टी बिताने के बाद वापस आ रहे हैं। छुट्टी के बाद सभी ऊर्जावान होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए जल्द ही काम पर लौटेंगे। वहीं मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और चिंता की कोई बात नहीं है। ये अटूट गठबंधन है, इसे कोई हिला नहीं सकता।
आपको बता दें कि साल 2008 में भी बीजेपी 2018 की तरह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन वो बहुमत से दूर थी। येदियुरप्पा ने निर्दलीय विधायकों के साथ सरकार तो बना ली थी, लेकिन बाद में बीजेपी को बहुमत में लाने के लिए राज्य में ऑपरेशन लोटस चलाया गया, जिसमें पहले कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों के इस्तीफे दिलाए गए, फिर उन्हें बीजेपी में शामिल कर चुनाव लड़वाया गया, जिससे पार्टी को राज्य विधानसभा में बहुमत हासिल हो गया। इस बार भी पार्टी का इरादा तो कुछ ऐसा ही था, लेकिन कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों ने बीजेपी के अरमानों पर पानी फेर दिया। डीबी लाइव की रिपोर्ट। कर्नाटक में बीजेपी ने कमल खिलाने के लिए रणनीति बनाई थी, लेकिन पार्टी को क्या पता था कि कमल खिलने से पहले ही मुरझा जाएगा। वैसे कमल के मुरझाने के आसार तो असम में भी है, क्योंकि नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ जहां एक तरफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनों के बेगाने बनने की कवायद तेज है। ये फहरिस्त इतनी लंबी हो गई है कि दिल्ली से बीजेपी के वरिष्ठ नेता को असम में उठे असंतोष को शांत कराने के लिए आना पड़ा। नागरिकता संशोधन विधेयक को लोकसभा से पारित कराने के बाद बीजेपी ने सोचा भी नहीं होगा कि इससे असम में सरकार पर ही संकट आ जाएगा। इस विधेयक के खिलाफ न सिर्फ लोग सड़क पर उतरे, बल्कि अपनों ने ही पार्टी का साथ छोड़ दिया। पिछले 4 दिनों में 4 बीजेपी विधायक अतुल बोरा, देवानंद हजारिका, ऋतुपर्णा बरुआ और पद्मा हजारिका बिल के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। इससे पहले असम विधानसभा स्पीकर हितेंद्र नाथ गोस्वामी भी बिल को लेकर अपना विरोध जता चुके हैं। यहाँ तक कि सहयोगी पार्टी असम गण परिषद तो बीजेपी से नाता ही तोड़ चुकी है। इस बगावत ने असम से लेकर दिल्ली तक नेताओं की बेचैनी बढ़ा दी। इसलिए विरोध को रोकने के लिए अब राष्ट्रीय महासचिव राम माधव असम पहुँच गए हैं, जहाँ उन्होंने नाराज विधायकों से मुलाकात कर मान मनोबल की कोशिश की। राम माधव ने विरोध कर रहे नेताओं के बीच नागरिकता विधेयक को लेकर उभर रही अफवाहों को सिरे से खारिज किया। विधायकों के साथ साथ राम माधव ने असम गण परिषद को भी मनाने की कोशिश की। उन्होंने पार्टी से अपील करते हुए कहा कि उन्हें राज्य में बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के अपने फैसले पर विचार करना चाहिए। दरअसल बीजेपी एजीपी को फिर से अपना बनाने की कोशिश इसीलिए कर रही है क्योंकि एजीपी के महागठबंधन में शामिल होने की अटकलें तेज है। आपको बता दें कि 126 सदस्य विधानसभा में मौजूदा वक्त में बीजेपी के पास 61 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 25, एजीपी के पास 24, एआईयूडीएफ के 13, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के 12 विधायक हैं। ऐसे में अगर एजीपी कांग्रेस के महागठबंधन में शामिल हो गई तो ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका होगा। इसलिए मान मनोबल की कवायद तेज है। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी रूठों को मनाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। असम में बीजेपी नेताओं के असंतोष को कम करने की कोशिश में लगी है, लेकिन वो आरएसएस के गुस्से को कैसे शांत करेगी? चुनाव से पहले ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि राम मंदिर से लेकर कश्मीर नीति पर आरएसएस मोदी सरकार को ही घेर रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत से लेकर भैयाजी जोशी ने ऐसे वार किए जिससे मोदी सरकार के माथे पर शिकन आनी तय है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में आरएसएस ने नारा लगाया था कि मोदी सरकार आएगी और मंदिर वही बनाएगी। राम मंदिर के सहारे ही आरएसएस ने बीजेपी का बेड़ा पार लगवाया था। लेकिन अब राम मंदिर पर मोदी सरकार के तेवर देखकर आरएसएस ने बीजेपी का बेड़ा पार कराने की जगह उसे घेरना शुरू कर दिया है। कुंभ मेले में सरकार्यवाह भैयाजी जोशी ने तंज कसते हुए ये तक कह दिया कि अब तो राम मंदिर साल 2025 में ही बनेगा। दरअसल आरएसएस को ऐसा लगता है कि अगर मोदी सरकार फिर से सत्ता में भी आ गई तो मंदिर निर्माण को लेकर कोई पहल नहीं करेगी। इसलिए भैयाजी जोशी ने अब 5 साल बाद ही मंदिर बनाने की उम्मीद जताई है। यानी एक तरफ से इशारा साफ है कि अगर इस बार मोदी सरकार सत्ता में आ भी गई तो अगली बार मोदी सरकार के लिए मुश्किल होगी। जहाँ एक तरफ कुंभ से भैयाजी जोशी ललकार रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कश्मीर नीति पर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा कि जब किसी के साथ युद्ध नहीं हो रहा तो फिर बॉर्डर पर सैनिक शहीद कैसे हो रहे हैं। नागपुर में प्रहार समाज जागृति संस्था के रजत जयंती कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि देश में जवानों की शहादत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर सरकार को कदम उठाना चाहिए। आपको बता दें कि 2014 से मई 2017 तक जम्मू कश्मीर में 812 घटनाएं हुई। इन घटनाओं में 62 नागरिकों को जान गंवानी पड़ी, जबकि 183 जवानों की शहादत हुई। ऐसे ही आंकड़े सामने रख विपक्षी दल मोदी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। वहीं अब आरएसएस ने भी सरकार को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। यानी बीजेपी के बचाव की जगह संघ अब खुद मोदी सरकार को घेर रहा है। अब इस मुखालफत का सरकार पर क्या असर होता है, यह देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। आरएसएस पहले हर मुद्दे पर बीजेपी का बचाव करता था, लेकिन अब सुर बदल रहे हैं। ये बदलते सुर कहीं बीजेपी के लिए संकट न ले आए, ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे देखने वाली बात ये भी है कि क्या राजभर एनडीए का साथ छोड़ेंगे। दरअसल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लगातार बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं। इस बार तो उनके तेवर इस कदर तल्ख हैं कि उन्होंने एनडीए छोड़ने की धमकी तक दे डाली है।
साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 28 दलों के गठबंधन के साथ मैदान में उतरी थी। उस वक्त एनडीए मजबूत तो था ही, लेकिन जैसे ही प्रचंड जीत हासिल हुई वैसे ही पार्टियों के साथ जुड़ने का सिलसिला बढ़ता चला गया। 28 पार्टियों वाला एनडीए करीब 35 के पार आ गया, लेकिन जैसे जैसे मोदी लहर कम हो रही है वैसे वैसे एनडीए के साथी भी कम होते जा रहे हैं। 16 दल एनडीए का साथ छोड़ चुके हैं, वहीं 5 और छोड़ने को तैयार बैठे हैं। इसी कवायद में उत्तर प्रदेश की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का भी नाम शामिल है। पार्टी अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर लगातार बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं। आज तो उन्होंने एनडीए को छोड़ने के लिए ही अल्टीमेटम दे दिया। उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी के साथ आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर मोदी सरकार अपना वादा पूरा नहीं करती है तो वह सूबे की 80 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे। राजभर ने कहा कि बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण में वर्गों को लागू करने का वादा किया था। चुनाव में 80 दिन रह गए हैं, आप कब करेंगे? अगर आप अपना वादा पूरा नहीं करते तो हम सभी 80 सीटों पर लड़ेंगे और हम 25 फरवरी को प्रत्याशियों की सूची जारी कर देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी को गठबंधन धर्म की याद दिलाते हुए कहा कि जब चुनाव नजदीक आता है तो बीजेपी को सहयोगी दल याद आते हैं। इस बार बिल्ली मट्ठा भी फूंक कर पिएगी। उत्तर प्रदेश में वैसे भी सपा और बसपा के गठबंधन से बीजेपी की बेचैनी बढ़ी हुई है। वहीं अब राजभर भी 80 सीटों पर ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। अगर वाकई उन्होंने खुद को एनडीए से अलग कर लिया तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राह और मुश्किल हो जाएगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट। राजभर ने एनडीए को धमकी तो दे दी है, अब विरोधी उनकी इस मुखालफत का फायदा उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। वैसे अभी तो बिहार में बीजेपी लालू यादव की पार्टी आरजेडी में पड़ी फूट का फायदा उठाने की फिराक में है। सवर्ण आरक्षण पर आरजेडी के नेता ने पार्टी लाइन से हटकर बयान क्या दिया कि सत्तारूढ़ पार्टी ने आरजेडी नेता को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर तक दे डाला। बीजेपी की इस पेशकश से आरजेडी का बिफरना तय है। सवर्ण आरक्षण बिल पर हिंदी भाषी राज्यों में से केवल बिहार की आरजेडी ही ऐसी पार्टी थी जिसने संसद में मोदी सरकार के इस बिल की मुखालफत की थी। लोकसभा और राज्यसभा में आरजेडी ने बिल के खिलाफ अपने तल्ख तेवर दिखाए थे, लेकिन उसके चंद दिन बाद ही आरजेडी के उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह का ऐसा बयान सामने आया जिसने पार्टी को हिलाकर रख दिया। उन्होंने आर्थिक आधार पर मिलने वाले सवर्णों के आरक्षण पर अपनी पार्टी के निर्णय को ही गलत ठहरा दिया। रघुवंश प्रसाद ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि पार्टी इस मामले में पुनर्विचार कर रही है। लालू उच्च जातियों में गरीबों के आरक्षण के खिलाफ नहीं है। पार्टी ने हमेशा गरीबों के लिए काम किया है। हमारा रुख जनसंख्या के अनुसार आरक्षण का दायरा बढ़ाने के पक्ष में है। रघुवंश प्रसाद के बयान के बाद बीजेपी को आरजेडी पर हमला करने का मौका मिल गया है। बीजेपी ने तो रघुवंश प्रसाद सिंह को एनडीए में शामिल होने का न्योता भी दे दिया है। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा कि उनके जैसे बड़े कद के नेता का आरजेडी में कोई सम्मान नहीं है, केवल एनडीए ही उन्हें उचित सम्मान दे सकता है। सुशील कुमार मोदी के इस बयान को आरजेडी के अंदर कलह पैदा करने के नजरिए से देखा जा रहा है। आपको बता दें कि रघुवंश प्रसाद सिंह वैशाली से सांसद रहे हैं और 2019 में भी वो महागठबंधन की तरफ से सशक्त उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी सवर्ण आरक्षण के सहारे उन्हें आरजेडी से तोड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि बीजेपी की इस जोड़ तोड़ की कोशिश पर अभी तक रघुवंश प्रसाद की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। अब देखना होगा कि बीजेपी के इस वार पर आरजेडी क्या पलटवार करती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। और बुलेटिन के आखिर में बात 10 ईयर चैलेंज पर छिड़ी राजनीतिक चुनौती की। इंटरनेट पर चल रहे 10 ईयर चैलेंज का क्रेज खूब देखा जा रहा है, जहां लोग साल 2009 और 2019 की फोटो पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब इस चैलेंज पर राजनीति भी तेज हो गई है और इस सियासत में कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने 10 साल पुरानी फोटो की तुलना आज की फोटो से कर पीएम मोदी पर जमकर वार किया है। उन्होंने मुद्दा भी ऐसा उठाया है जिस पर मोदी सरकार पहले ही मुश्किल में है। सोशल मीडिया पर जो भी ट्रेंड चलता है उससे राजनीति भी अछूती नहीं रहती, चाहे फिटनेस चैलेंज हो या फिर 10 ईयर चैलेंज। सियासतदान भी इन चुनौतियों के सहारे विरोधियों पर वार करते हैं। जब सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का फिटनेस चैलेंज सामने आया था तब भी कांग्रेस ने जमकर चुटकी दी थी और अब 10 ईयर चैलेंज पर भी कांग्रेस ने तस्वीरों के सहारे पीएम मोदी पर तीखे तीर छोड़े हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने राम मंदिर और बीजेपी हेडक्वार्टर की तुलना कर मोदी सरकार पर वार किया। उन्होंने एक तस्वीर में राम मंदिर के पत्थर की तस्वीर लगाई और बताया कि 2009 में भी ऐसा था और 2019 में भी पत्थर वही रखे हुए हैं, यानी राम मंदिर के निर्माण कार्य में कोई बदलाव नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने राम मंदिर की तुलना बीजेपी मुख्यालय से की। उन्होंने बीजेपी हेडक्वार्टर की 2009 और 2019 की तस्वीर पोस्ट की और लिखा कि 10 सालों में बीजेपी को काफी नुकसान हुआ। आपको बता दें कि 1 साल पहले ही बीजेपी ने अपना ठिकाना बदला है। 11 अशोक रोड की जगह अब 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी का कार्यालय है।
आधुनिक सुविधाओं के साथ बना पार्टी का ये मुख्यालय बहुमंजिला इमारत में है, जिसमें 3 ब्लॉक है। यह ऑफिस 8000 स्क्वायर मीटर में फैला है। ऑफिस की बिल्डिंग में एक पार्क भी है। बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी पढ़ने लिखने के लिए बनाई गई है। देश में मोदी सरकार बनने के बाद करीब 1.5 साल में ही ये दफ्तर तैयार हो गया था, लेकिन राम मंदिर की तस्वीर जस की तस है, जिसे लेकर ही थरूर ने बीजेपी पर हमला बोला। वहीं सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें काफी वायरल हो रही है, जिसे लेकर लोग बीजेपी सरकार पर तंज कस रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तो बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।